बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है उसका तल्लक पाकिस्तान में रहने वाले आम लोगों के साथ है। और आम लोग पिछले 3-3.5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मुतासर हुए हैं वो बढ़ती हुई महंगाई है। और इस महंगाई का अफरीत आम आदमी की ज़िंदगी को उससे मुतासर करना शुरू कर दिया है। और ये महंगाई का जो जिन है अब ये बोतल से बाहर निकल चुका है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कैसे इस जिन को बोतल के अंदर वापस बंद करेगी। उसके लिए चंद हकाइक जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो अनप्रेसिडेंटेड है कि पिछले 3 सालों के दौरान जो एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट के अंदर रहा है, तकरीबन डबल डिजिट के करीब रहा है। ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी मुल्क के अंदर चले जाएं, किसी भी सिविलाइज्ड या डेवलप कंट्री के अंदर, तो इन्फ्लेशन जो है वो एक तरह का टैक्स है। और ये टैक्स बहुत बुरा टैक्स है। क्यों बुरा है? ये इसलिए बुरा है कि ये कम आमदनी वाले लोगों को सबसे ज़्यादा मुतासर करता है। और ये नहीं देखता कि किसकी कितनी आमदन है, बल्कि उसके ऊपर बर्डन जो है, यानी उसकी परचेजिंग पावर को एरोड करने में इन्फ्लेशन जो है वो सबसे ज़्यादा उसका इम्पॉर्टेंट किरदार है। और अगर किसी मुल्क के अंदर पिछले 3-4 साल के अंदर रेट ऑफ इन्फ्लेशन डबल डिजिट के करीब या डबल डिजिट से ज़्यादा रहा हो, यानी 10% या 10% से ज़्यादा हो, तो आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इसीलिए आप सबकी ज़िंदगियां जो मेरे देखने वाले हैं, चाहे वो लोअर इनकम है या मिडिल इनकम है, हत्ता कि हायर इनकम ब्रैकेट्स के लोगों की ज़िंदगी भी इससे मुतासर होनी शुरू हो गई है। चूँकि ये डबल एज सोर्ड है। डबल एज सोर्ड से क्या मुराद है कि अगर पाकिस्तान में आप पिछले 3 सालों की ग्रोथ देखें, एवरेज ग्रोथ निकालें तो 2 से 2.1% है और इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट है। यानी आपकी ना तो इनकम में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी आपको मुतासर कर रही है। तो ये डबल एज सोर्ड से आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। और अब जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ये इन्फ्लेशन का जो अफरीत है इसने कम नहीं होना। मैं आपको उसकी मिसालें जो है वो पेश कर सकता हूँ। अभी ओगरा ने, जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने रिकमेंड किया है कि जो पेट्रोल है उसकी प्राइस में 8 रुपये पर लीटर और जो डीज़ल है उसकी प्राइस में 11 रुपये पर लीटर इजाफा किया जाए। हुकूमत ने इस फोर्टनाइटली अगले 2 दिन के अंदर इस पे फैसला करना है। और आपको पता है कि 16 अक्टूबर से इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी, 15 की रात को हुकूमत ये डिसीजन करेगी। हुकूमत के पास ये क्वेश्चन नहीं है कि वो इस लॉस को बर्दाश्त कर सके। और एक ऐसे वक्त में जब वो IMF के साथ जो स्टार्ट प्रोग्राम है, जो सस्पेंडेड प्रोग्राम है, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, तो ये मुमकिन नहीं है कि बहुत बड़ी सब्सिडी दे दी जाए या पूरा जो है वो इसको पास ऑन ना किया जाए। इसका मैक्सिमम हिस्सा पास ऑन किया जाएगा। यानी हुकूमत अगर बर्दाश्त कर भी ले तो उससे 4 से 5 रुपए पेट्रोल में और 5 से 6 रुपए कम से कम डीजल की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताऊं, ये प्राइस जो ओगरा ने रिकमेंड करके भिजवाई है, ये कुछ $76 पर बैरल के हिसाब से उन्होंने की थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस है ब्रेंट क्रूड की, वो बढ़कर $84 को टच कर चुकी है। तो यानी आइंदा आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर भी मज़ीद इसकी कीमत में जो है वो इजाफा होगा। तो ये जो इन्फ्लेशन का जिन है ये बोतल के अंदर जाने वाला नहीं है इन शॉर्ट टर्म।
अब दूसरा आप ये देखें कि एक्सचेंज रेट के ऊपर मुसलसल प्रेशर आ रहा है। एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर आने की वजह से आप जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं वो भी आपको बढ़ानी पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ आईएमएफ आपको कह रहा है कि आप बिजली की कीमत भी बढ़ाएं। जो बेसलाइन टैरिफ है उसमें वो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक ₹1.40 का इजाफा है, बनता है, जो हुकूमत पाकिस्तान को करना पड़ेगा। मुझसे ये सवाल हुआ कि ये बेसलाइन टैरिफ बेसिकली क्या है। देखिए, एक एवरेज टैरिफ कैलकुलेट किया जाता है सालाना बुनियादों पे, जिसमें ऑयल की एस्टिमेटेड प्राइस, फिर उसकी लैंडेड कॉस्ट, फिर उसकी जनरेशन के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो, फिर डिस्कोज और जेनकोज के जो मार्जिनस हैं वो, और फिर कैपेसिटी चार्जेस। आपको पता है कि हमारे यहाँ बिजली की पैदावार ज़्यादा हो चुकी है और हम उस पैदावार को चाहे इस्तेमाल कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो हमने जो IPPs हैं उनसे ख़रीदनी है, तो ये कैपेसिटी चार्जेस भी हैं। तो ये सारे मिलाकर कोई एवरेज टैरिफ जो है वो निकाला जाता है। ये हुकूमत जब आई थी तो तकरीबन ₹11 कुछ पैसे के लगभग एवरेज टैरिफ था। अब इसके और उसमें इजाफा किया गया, इजाफा करके कोई ₹14-15 के लगभग अब एवरेज टैरिफ है, और उसको अगर ₹1.40 मज़ीद बढ़ाएंगे तो ये मज़ीद बढ़ जाएगा। उसके अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, और उसके बाद एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है। तो ये सारी की सारी करने के बाद अगर IMF की हम शर्त मान लें तो जो कुछ ₹16 इस टाइम एवरेज कॉस्ट बनती है, ये बढ़ के ₹18 हो जाएगी। तो एक जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन है वो मेरे ख्याल में पॉलिसी मेकर्स के पास अब 3-3.5 साल गुजारने के बाद मेरे ख्याल में तो उनके पास जो भी वो पॉलिसीज बना रहे हैं कोई हल उनके पास नहीं है। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का फ्रीक इसलिए भी है कि आप जो एग्रीकल्चर सेक्टर की या कमोडिटीज़ में नेट एक्सपोर्टर्स थे पाकिस्तान, अब वो नेट इंपोर्टर बन चुके हैं। आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, आप पल्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कोई पिछले साल कोई 8-8.5 अरब डॉलर आपने इन कमोडिटीज़ की इंपोर्ट्स में लगाए थे। ये एक बहुत बड़ा जो है वो बोझ है पाकिस्तान के ऊपर। और आपका जो ऑयल का बिल इस साल एक्सपेक्टेड है वो $16 बिलियन के लगभग है। तो ये जो इंपोर्टेड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है और दूसरी तरफ एक्सचेंज रेट जो है, इन दोनों ने पाकिस्तान के लोगों को मार के रख दी है। और अगर IMF के साथ आपका हमारा एग्रीमेंट हो जाता है अगले 2 दिनों के अंदर, तो उसके नतीजे में एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस के अंदर इजाफा करना पड़ेगा। बस गैस की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, आपको बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, आपको शायद थोड़ी सी मज़ीद चीज़ों रुपये को डिवैल्यू करना पड़े। तो इन्फ्लेशन जो है वो मुझे कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो IMF का आउटलुक के अंदर फिगर्स आए हैं, ये 1.5 से 2 माह पुराने एस्टिमेट्स हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट 3.1% ऑफ GDP होगा, इन्फ्लेशन कोई 8.5% के लगभग होगी, और ग्रोथ जो है वो 4% के लगभग होगी। मेरे ख्याल में ये आउटडेटेड डेटा है सारा। और इन्फ्लेशन जो है वो एवरेज 9% से ज़्यादा होगी, ग्रोथ 4% से ज़्यादा होगी, और करंट अकाउंट डेफिसिट कम से कम $12 बिलियन होगा, इससे कम नहीं होगा। तो लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड। और देखिएगा जब फिगर्स और IMF के ये प्रोग्राम अगर हमारा फाइनल हो जाता है तो इसमें जो IMF के एस्टिमेट्स आएंगे वो अगले महीने से 1.5 महीने के दौरान सामने आ जाएंगे, और आप देख लीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो इंशाल्लाह ठीक साबित होगा। तो अब इसका जो है वो हल क्या है? हल ये है कि अपने एक्सपेंडिचर्स को जो भी आप घर को मैनेज कर रहे हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को जिस हद तक कम कर सकते हैं करें। अपनी इनकम में डेफिनेटली यहाँ पे मुश्किलात हैं, उसको बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। अपनी इनकम के जो आपके
चीज़ें हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें और अपने एक्सपेंडिचर्स को जहाँ पे कर्टेल कर सकते हैं करें। मसलन अगर आपके घर में बिजली के 4 बल्ब जल रहे हैं और आप एक कमरे में बैठे हुए हैं तो मेहरबानी करके जो 3 बल्ब हैं उनको बंद कर दें, ताकि वो हम कंजर्वेशन की तरफ जो है जाएं। क्योंकि मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि पॉलिसी मेकर्स के पास अब ऑप्शंस ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने 3-3.5 साल में वो काम नहीं किए जो उन्होंने करने थे, तो अब मुश्किलात है। अगर आज वो काम करना शुरू करें तो अगले 2 से 3 साल बाद उसके डिविडेंड्स या बेनिफिट्स सामने आने शुरू होंगे। तो एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर है गवर्नमेंट भी, और उनके पास तो कोई हल नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल सतह पे हम सबको चाहिए कि हम अपनी जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसकी तरफ जाएं और इसके साथ साथ अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें हाउस होल्ड्स, ताकि वो जो इस इन्फ्लेशन का फ्रीत है इसका मुकाबला कर सकें। वरना उनकी जो परचेजिंग पावर है वो इरोड हो रही है और आइंदा आने वाले चंद महीनों में मज़ीद इरोड होगी। अगले 3 से 4 महीनों में आपको इन्फ्लेशन कम होती हुई नज़र नहीं आएगी। 3 से 4 माह के बाद के बारे में मैं कोई प्रेडिक्शन अभी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ती रहीं तो फिर मेरा ख्याल है पूरा साल ही ये एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड पे रहेगी। तो महताब हैदर को नई वीलाग तक जो है वो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।